स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरो गद्य खंड का अगला पाठ रजनी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी जी। लेखिका मन्नू भंडारी बहुत प्रसिद्ध लेखिका रही हैं। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ ऐसी लिखी हैं जिनके माध्यम से हमें समाज में क्या हो रहा है उनके बारे में पता चलता है। यहाँ पर लेखिका ने हमें बताया है अपनी कहानी के माध्यम से कि किस तरह कुछ अध्यापक छात्रों का ट्यूशन के नाम पर शोषण करते हैं, उन्हें किस तरह ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, चाहे बच्चे को आवश्यकता हो या ना हो। और उन कुछ अध्यापकों के कारण ही बच्चे का भविष्य अंधकार में डूब जाता है, या ये कहिए कि बच्चा भविष्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। योग्य होते हुए भी बच्चा उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाता जिन्हें वह छूने के योग्य है। तो ऐसी ही एक कहानी लेखिका में बताती हैं। इस कहानी की मुख्य पात्र है रजनी। रजनी हमेशा सत्य का साथ देने वाली महिला है। वह गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाती है, और ऐसा ही नहीं कि वह तब आवाज़ उठाए जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो, बल्कि यदि उसके आसपास भी कुछ गलत हो रहा होता है तो वह उसके विरुद्ध आवाज़ उठाती है। रजनी अपनी पड़ोसन लीलाबेन के यहाँ जाती है। लीलाबेन के साथ उसे बाजार जाना था। वह उनसे कहती है कि वह बाजार जाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई क्या। तब लीलाबेन उससे कहती है कि वह उसके साथ बाजार नहीं जा पाएंगी। क्यों? क्योंकि आज उनके बेटे अमित का रिजल्ट आने वाला है। अमित के रिजल्ट की बात सुनकर रजनी बहुत खुश होती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अमित का रिजल्ट अच्छा ही आएगा, क्योंकि अमित होनहार बच्चा है। लीलाबेन से रजनी के संबंध बहुत घनिष्ठ हैं, गहरी मित्रता है, इसलिए वह उनसे कहती है कि वह अमित के रिजल्ट लेकर आने के बाद मिठाई खाकर ही जाएगी। और मिठाई में भी सूजी के हलवे से काम नहीं चलेगा, बल्कि वह रसमलाई खाएगी। लीलाबेन उसे आश्वासन देती है कि वह उसे रसमलाई ही खिलाएंगी, और कुछ देर दोनों बातें करती हैं। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। घंटी बजते ही लीलाबेन दरवाज़ा खोलने के लिए जाती हैं और देखती हैं कि दरवाजे पर अमित है। अमित को देखते ही दोनों सहेलियां उससे बहुत सारी बातें करना चाहती हैं और उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगती हैं। रिजल्ट कैसा रहा, कैसे नंबर आए आदि। दोनों में से किसी का भी ध्यान अमित के चेहरे की तरफ नहीं जाता कि वह बहुत परेशान और गुस्से में है। अंदर आने के बाद अमित गुस्से से अपना सामान रख देता है। रजनी और लीलाबेन का ध्यान उसके गुस्से की तरफ जाता है और वह उससे कहती है कि रिज़ल्ट कैसा रहा। अमित गुस्से में कहता है कि रिज़ल्ट कैसा रहना था, रिज़ल्ट तो खराब ही होना था, सो खराब हो गया। कैसे? अब बातचीत के दौरान वह उन्हें बताता है कि उसके गणित में नंबर कम है। गणित में सिर्फ उसे 72 नंबर ही मिले हैं। रजनी उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो गया। तब वह कहता है कि रिजल्ट तो खराब होना ही था, गणित में नंबर कम आने ही थे, क्योंकि मैंने मम्मी से पहले भी कहा था कि ट्यूशन लगवा दो। जब ट्यूशन नहीं लगवाएंगी तो नंबर कम रहेंगी, रिजल्ट खराब ही रहेगा। लीलाबेन कहती है कि तुझे गणित में ट्यूशन की आवश्यकता ही नहीं थी। गणित का पेपर तो तेरा बहुत अच्छा हुआ था। पेपर देकर आने के बाद तूने सारे सवाल अपने पापा को कर दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि 2-4 नंबर सफाई वफाई के कट जाएं तो अलग है, वरना तेरे सारे सवाल सही हैं। ऐसा सुनकर रजनी चौंक जाती है और कहती है कि यदि तेरा सारा पेपर सही हुआ तो नंबर इतने कम कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने पेपर देने के बाद अपने मित्रों से सवालों के जवाब पूछ लिए हो या किताब से देख लिए हो और तब आकर पापा को पेपर करके दिखाया हो? अमित कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि
पेपर में जो भी सवाल आए थे वह सारे मुझे आते थे। मेरा सारा पेपर अच्छा हुआ था। रजनी कुछ समझ नहीं पाती है और वह उससे पूछती है कि फिर इतने कम नंबर कैसे। अमित बताता है कि मेरी मम्मी ने मेरा ट्यूशन नहीं लगवाया, इसलिए नंबर कम आए हैं। रजनी कहती है कि यदि तुझे आवश्यकता ही नहीं थी तो तेरा ट्यूशन क्यों लगवाती। वह कहती है कि हाफ ईयरली में इसके बहुत अच्छे नंबर थे, गणित में ये अच्छा है इसलिए गणित का ट्यूशन नहीं लगवाया, अंग्रेजी में इसे कुछ आवश्यकता थी इसलिए इसका ट्यूशन अंग्रेजी में लगवा दिया था। अब रजनी उससे सारी बात पूछती है तो वह बताता है कि हाफ ईयरली में उसके 96 अर्थात 96 मार्क्स आए थे और सर ने कहा था कि ये तो हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में तो सभी के नंबर आ जाते हैं, अब एनुअल में या वार्षिक परीक्षा में लाकर दिखाना। रजनी उससे पूछती है कि कितने बच्चे सर से ट्यूशन पढ़ते हैं, तो वह कहता है कि हाफ ईयरली से पहले तो बहुत कम बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे, लेकिन हाफ ईयरली के बाद बाकी बच्चों ने भी ट्यूशन शुरू कर दिया और उन सबके नंबर अच्छे आए हैं। रजनी को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है यह तो ट्यूशन के नाम पर धांधलेबाजी है, यदि बच्चे का पेपर अच्छा हुआ है तो फिर नंबर कम कैसे। रजनी उसके स्कूल जाने की बात कहती है तो लीलाबेन कहती हैं कि स्कूल जाने से क्या फ़ायदा, जब इसी स्कूल में पढ़ना है तो टीचर से झगड़ा मोल लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, वो आगे भी इसे परेशान करेंगे। अमित बताता है कि कल से स्कूल की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, कल स्कूल बंद रहेगा। जब रजनी लीलाबेन की बात सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है ठीक है, दोनों माँ बेटा फिर बैठकर रोते रहो, तुम जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही साथ वह उनसे अगले दिन स्कूल जाने की बात कहती है। रजनी जब घर आती है तो घर आने के बाद वह निर्णय कर लेती है कि वह अगले दिन स्कूल जाएगी। अगले दिन वह अमित के स्कूल पहुंचती है और प्रधानाचार्य जी के ऑफिस में जाती है, उनसे बात करती है, उनसे कहती है कि वह अमित की कॉपी दोबारा देखना चाहती है। वह उसे बताते हैं कि वार्षिक परीक्षा की कॉपियां दिखाने का हमारा कोई नियम नहीं है। रजनी कहती है कि अमित के बाकी सारे विषयों में बहुत अच्छे नंबर हैं, किसी में 90 हैं, किसी में 92 हैं, किसी में 84 हैं, किसी में 86 हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गणित में ही 72 नंबर मिले हैं, जबकि उसका पर्चा बहुत अच्छा हुआ है। अध्यापक कहते हैं, प्रधानाचार्य जी कहते हैं कि हर बच्चा यही कहता है कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और आप ही बच्चे की बात पर विश्वास करके यहाँ आ गई। रजनी बताती है कि आप यदि अमित का पिछले सालों का रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमित आपके विद्यालय का होनहार छात्र है और अभी तक उसने अपने विद्यालय में नाम ही रोशन किया है। प्रधानाचार्य जी जिद पर अड़े रहते हैं कि वे वार्षिक परीक्षा की कॉपियाँ नहीं दिखाएंगे। जब वह उनसे ट्यूशन से संबंधित बात कहती है तो वह कहते हैं कि यह अध्यापक और छात्र के बीच का मामला है, यदि कोई बच्चा कमज़ोर होगा तो उसके माता पिता उसका ट्यूशन अवश्य लगवाएंगे। रजनी कहती है कि यदि माता पिता को आवश्यकता लगती है या बच्चा किसी विषय में कमज़ोर है तब ट्यूशन लेना सही लगता है, लेकिन आपके विद्यालय में अध्यापक द्वारा सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन ना लेने के कारण बच्चे के नंबर काट लिए गए हैं। प्रधानाचार्य जी से इसलिए वह कॉपी देखने की जिद कर रही है, लेकिन प्रधानाचार्य जी कॉपी दिखाने के लिए मना कर देते हैं। रजनी गुस्से में घर आती है। जब वे घर आती है तो वहाँ पर कुछ समय बाद ही उसके पति आते हैं ऑफिस से और वह पूछते हैं कि आज तुम कहीं गई थी क्या। रजनी कहती है कि हाँ, मैं स्कूल गई थी, क्यों, क्या हुआ। तब वह बताते हैं कि मेरी एक फ़ाइल छूट गई थी, मैंने ऑफिस से चपरासी को लेने के लिए भेजा तो पता चला तुम घर पर नहीं थी, कहाँ गई थी। रजनी कहती है कि मैं स्कूल गई थी। क्यों 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 ऐसा पति के पूछने पर वह बताती है कि इस तरह अमित के नंबर काट लिए गए।
तो मैं प्रधानाचार्य जी से कॉपी देखने का निवेदन करने गई थी। रजनी के पति कहते हैं कि कौन सा तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं जो तुम इस तरह स्कूल झगड़ा करने पहुंच गई। रजनी को गुस्सा तो पहले से ही था, वो और तेज बढ़ जाता है और वह कहती है कि जब मेरे बच्चे पढ़ेंगे तभी मुझे स्कूल जाना चाहिए। गुनाह करने वाला जितना दोषी होता है उससे कहीं अधिक उस गुनाह को सहन करने वाला दोषी होता है। ऐसा उसका भाव देखकर उसके पति चुप हो जाते हैं। अगले दिन रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस जाती है। वहाँ जाकर वह चपरासी से कहती है कि उसे साहब से मिलना है। चपरासी उसे बैठने के लिए कहता है और उसकी स्लिप लेकर अपनी जेब में रख लेता है। रजनी प्रतीक्षा कर रही होती है। कुछ देर बाद वह देखती है कि एक व्यक्ति आता है और वह पर्ची के नीचे 5 का नोट रखकर चपरासी को देता है। चपरासी वह पर्ची ले जाकर अंदर देता है और उस व्यक्ति को बुलाकर अंदर ले जाता है। जैसे ही वह व्यक्ति बाहर आता है, रजनी गुस्से से भरी हुई बिना किसी की अनुमति के दफ्तर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है कि जो अधिकारी है वह कुर्सी पर खाली बैठे हैं और सिर्फ पेपर वेट को घुमा रहे हैं। पेपर वेट घुमाते देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और वह जो अधिकारी हैं वह उससे कहते हैं कि उसे अनुमति लेकर अंदर आना चाहिए था। तब रजनी गुस्से से कहती है कि अनुमति के लिए ही तो मैं बहुत देर से बैठी थी और मेरी स्लिप भी आपके चपरासी की जेब में बहुत देर से पड़ी हुई है और शायद तब तक पड़ी रहती जब तक कि आपके मिलने का समय समाप्त नहीं हो जाता। फिर धीरे धीरे करके वह अपनी बात बताना शुरू करती है। वह उनसे शिक्षा के बारे में बातचीत करती है। उन्हें लगता है कि शायद रजनी कोई शोध कार्य कर रही है जिसके कारण वह उन सारी चीज़ों की जानकारी हासिल कर रही है। बातचीत के दौरान वह उसे बताते हैं कि वह मान्यता प्राप्त स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों को भी 90% ग्रांट देते हैं, जिसके बदले में उन स्कूलों को उनके कुछ नियम मानने होते हैं और वह उनकी परीक्षा भी लेते हैं। वह उनकी काफ़ी मदद करते हैं। बातचीत करते करते रजनी उनसे ट्यूशन के बारे में बातचीत करती है कि किस तरह ट्यूशन के लिए बच्चों के नंबर काटे जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। तो वह कहते हैं कि यह तो बच्चों का और अध्यापकों का आपसी मामला है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और ना ही हमारे पास इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट आई गई, ना ही हमसे किसी ने इसकी कोई शिकायत दर्ज की है। तब रजनी कहती है कि आप इतने बड़े पद पर हैं और आपको यदि कोई शिकायत नहीं आएगी तब किसी शिक्षा से संबंधित किसी मामले पर देखने की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्या आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तब वह बात को घुमा जाते हैं और वह कहते हैं कि देखिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह बच्चों का और अध्यापकों का मामला है और इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। तब रजनी गुस्से से कहती है कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो सीट छोड़ दीजिए क्योंकि इस सीट पर कुछ करने वाले लोगों के बैठने की आवश्यकता है। रजनी इस तरह कहती है और गुस्से से चली जाती है। रजनी वहाँ से जाने के बाद अखबार के संपादक से मिलती है और संपादक को सारी बातें बताती है। संपादक उसकी बातों को सुनकर उसके प्रति सहानुभूति रखता है और उससे कहता है कि ठीक है वह उसकी मदद करेगा लेकिन क्या कर सकता है। रजनी उससे कहती है कि वह इस सारी खबर को अपने अखबार में छापे और अभिभावकों को इसके माध्यम से जागरूक करे और उन्हें वह इन अध्यापकों को एक मीटिंग के लिए आमंत्रण दे। संपादक उसका साथ देता है। अखबार में खबर छाप दी जाती है कि अभिभावकों की एक मीटिंग है। उस मीटिंग को अरेंज करने के बाद, उसको प्लान कर लेने के बाद जो रजनी है वह उस मीटिंग में जाती देखती है कि बहुत सारे अभिभावक वहाँ पर उपस्थित हैं। उन अभिभावकों की भी बहुत सारी समस्याएं थी। बहुत सारे अभिभावक इन परेशानियों से जूझ रहे थे लेकिन वो सामने आकर कह नहीं पा रहे थे। रजनी उनके खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लेती है कि वह सब लोग मिलकर यदि साथ दें तो हम एक आंदोलन कर सकते हैं। हम अपनी बातें सरकार के सामने रख सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय को हम अपनी
उन्हें परेशानियां बता सकते हैं और उनसे कुछ करने का आग्रह कर सकते हैं। सभी अभिभावक रजनी का साथ देते हैं और रजनी का साथ देने के दौरान ही उस सभा में कुछ अध्यापक आकर अपनी परेशानी सामने रखते हैं। वह बताते हैं कि ट्यूशन पढ़ाना उनके लिए मजबूरी हो जाती है। क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा तनख्वाह पर हस्ताक्षर करा के उन्हें कम तनख्वाह दी जाती है और उससे उनका खर्च नहीं चल पाता, इसलिए मजबूरन उन्हें ट्यूशन पढ़ाने पड़ते हैं। रजनी उन अध्यापकों से भी आंदोलन करने के लिए कहती है, आवाज़ उठाने के लिए कहती है और कहती है कि वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखें। इस तरह रजनी और अन्य अभिभावक मिलकर उन सारे लोगों के प्रति जो बच्चों को इस तरह परेशान कर रहे थे या शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी परेशानियां बच्चों को और अभिभावकों को आ रही थी, उन सब को शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रस्तुत करती है और ये छोटी सी बात एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लेती है। कुछ दिन बाद की बात है, एक दिन सुबह की बात थी कि रजनी चाय बनाकर लाती है और उसके पति उससे कहते हैं कि बधाई हो, सरकार ने तुम्हारे मांगे स्वीकार कर ली हैं और जिन मांगों को तुमने जैसे रूप में उनके सामने प्रस्तुत किया था उसी तरह से सरकार ने उन्हें मान्यता दे दी है और एक नई शिक्षा नीति लागू की है जैसी कि आप लोगों को चाहिए थी, जिसमें बच्चों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और बच्चों को कोई पक्षपात नहीं होगा, सभी बच्चों को अच्छे से वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। जितने भी शर्तें, जितने नियम, जितनी भी बातें आप लोगों ने सरकार के सामने रखी थी, सरकार ने उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है और साथ ही शिक्षकों के द्वारा दी गई उन्होंने जो उनकी प्रार्थना पत्र था कि उन्हें कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं, उसके खिलाफ भी उन्होंने सख्त कदम उठाए हैं। इसलिए तुम्हें धन्यवाद, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। रजनी कहती है कि अब आप मुझे बधाई दे रहे हैं, जब मैंने यह आंदोलन शुरू किया तब आपने भी मेरी आलोचना की। तो ऐसा कहकर दोनों हंस पड़ते हैं और यहीं पर नाटक हमारा समाप्त हो जाता है। तो लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि यदि हम प्रयास करें और वो भी मिलजुल कर, तो किसी भी अन्याय के विरुद्ध हम आवाज़ उठाकर उसके खिलाफ सरकार को जागरूक कर सकते हैं और सरकार उसके खिलाफ ज़रूर कोई सख्त कदम उठाएगी और जनता के बारे में अच्छे और भले फैसले लेगी। लेकिन इसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा और उसके लिए सही प्रकार से अपनी बात को सरकार के सामने रखना होगा। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।